नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। ड्रैगन का दोहरा चेहरा एक बार फिर से सामने आ चुका है। भारत के साथ एलएसी पर शांति बहाली के लिए दर्जन भर से ज्यादा बैठक करने वाला चीन साजिशों का ताना बाना भी बुन रहा है। एलएसी पर चीन की तैयारियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हो चुका है, जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि चीन भरोसे के लायक नहीं बल्कि पीठ में खंजर घूमने वाला काम कर रहा है। सेना के सूत्रों के मुताबिक एलएसी से सटे इलाकों में जिनपिंग की जो सेना है वो जमकर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन उन क्षेत्रों के नजदीक भेजे जा रहे हैं जहां भारतीय सैनिकों की तैनाती है। दौलत बेग, ओल्डी और गोगरा हाइट समेत विवाद वाले कई हिस्सों में चीनी ड्रोन की हलचल देखी गई है। चीन ने एलएसी के पास 50,000 सैनिकों की तैनाती भी की है। पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में चीन जोर शोर से निर्माण काम में लगा है। कड़ाके की सर्दी शुरू होने से पहले चीन अपने सैनिकों के लिए टेंट की जगह पक्के मकान का इंतजाम भी कर रहा है। इधर भारतीय जवान का मुकाबला नहीं कर पाने वाला चीन कम से कम सर्दी से मुकाबले की तैयारी में तो जुटा हुआ है। भारत से मुकाबले के लिए चीन तिब्बत में निवेश के साथ साथ तिब्बत के लोगों को भी जबरन सेना में शामिल कर रहा है ताकि एलएसी के इलाकों में उनका जो इस्तेमाल है वो किया जा सके। हालांकि भारत अब भी बातचीत से शांति की बात कह रहा है। चीन भारत संबंधों पर चौथे उच्च स्तरीय ट्रैक 2 संवाद के दौरान भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा था कि पड़ोसी होने के अलावा भारत और चीन बड़ी और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और मतभेद और समस्याएं होना असामान्य नहीं है। मिस्री ने कहा कि महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन्हें कैसे निपटाना होगा, कैसे इनसे निपटा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारी सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए नतीजे तार्किकता, परिपक्वता और सम्मान पर आधारित हो। मिस्री के अलावा भारत में चीन के राजदूत सुन ने भी बैठक में भाग लिया था। भारत हर बार की तरह इस बार भी शांति का पक्षधर है, लेकिन चीन के दोहरे चेहरे को देखते हुए तैयारियां भी चल रही हैं। चीन के ड्रोन पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना भी ड्रोन का ही इस्तेमाल कर रही है। इधर भारत और चीन के बीच मुख्य रूप से पेंगोंग लेक के किनारे गोगरा हाइट्स और हॉट स्प्रिंग इलाके में विवाद है। ड्रैगन की इन चालों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना हर तरह से तैयार है। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबे एलएसी को लेकर विवाद है। अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा बताकर चीन अपना दावा पेश करता रहा है, जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि ये 1 इंच जमीन पर भी कोई घुसपैठ नहीं करने दी जाएगी। तालिबान के समर्थन में खड़े चीन को दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ा। क्वाड से लेकर दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की दादागिरी के खिलाफ खेमेबंदी ने जिनपिंग के जले पर नमक का काम किया। इधर पीएम मोदी अमेरिकी दौरा पूरा करके भारत लौट आए हैं। 5 दिनों के बाद इस दौरे में सबसे अहम संदेश चीन के लिए ही था। क्वाड नेताओं की बैठक में जिस जबरदस्ती की तरफ इशारा किया गया था वो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया को अपनी गिरफ्त में करने के लिए जिनपिंग ने इस मास्टर प्लान की घोषणा 2013 में की थी। अब तक करीब 140 देश इस महाजाल की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन अब चीन का मंसूबा दुनिया के सामने भी आ रहा है। प्रमुख देशों और खासकर क्वाड देशों का चीन की साजिश उनको समझ आने लगी है। वहीं क्वाड को लेकर चीन के बेचैनी भी बढ़ रही है। पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चले घटनाक्रम ने उसकी अद्विग्धता की आग में घी डालने का काम किया है। ये कितना छटपटाता रहा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के संगठन क्वाड को समय के साथ खत्म हो जाने वाला करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस बयान का मतलब है कि वो इस नए संगठन से सहज नहीं है। उसे दक्षिण चीन सागर में अपनी बादशाहत खतरे में दिख रही है। तो चलिए, पूरा हमने आपको डिस्क्राइब करके बताया कि आखिरकार ये है क्या और क्यों इस पूरे विवाद को लेकर चीन के साथ जो मसला है वो नहीं सुलझ रहा है। आज मुद्दे में इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करवा दूं उनका। हमारे साथ अशोक सजहर जी जुड़ चुके हैं, एक्स डिप्लोमेट के तौर पर। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका ब्रिगेडियर साहब। सबसे पहले विनोद दत्ता जी, आपसे ही मैं जरा समझना चाहूंगी, कई बार बैठकें हुई हैं भारत चीन को लेकर, बैठकों में सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश की गई है, लेकिन विवाद नहीं थमता है और जो चीन का मंसूबा है, बार बार जो उसकी चालाकियां हैं, जो चीन हमेशा से रहा है,
लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि वो पुराना भारत नहीं है, हिंदी चीनी भाई भाई वाला, ये नए जमाने का भारत है। कैसे डिस्क्राइब सर आप करेंगे? देखिए, आप कहा कि कई वार्ताएं और लेवल मिलिट्री की बातें हुई, हम्म। लेकिन नतीजा कुछ निकलता नहीं है। नतीजा अगर निकलती है तो वो इन इलाकों में निकलता है। चीन अपनी जो फायदा है वहां, जी। वो देखिए, आप चाहे गुलका हाइट्स हो या दौलत बेग ओल्डी हो, इस तरह के जो फिजिकली टारगेट्स हैं हम्म। या जो हाईवे टारगेट्स हैं, उनके ऊपर वो तवज्जो देता नहीं है, वो देना नहीं चाहता। और ये मंशा रहती है कि वो जो दौलत बेग ओल्डी वाला है, हाँ, अपना वर्क वहां वो अपनी प्रेजेंस रखे, वहां वो अपना वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम से सर्विलेंस है वो रखे, क्योंकि वो चाहता है कि दौलत बेग ओल्डी जो एक कच्ची स्क्रिप्ट हुआ करती थी, जहां कभी कोई एयरक्राफ्ट नहीं किया, तो भारत के ही पायलट्स हैं, उन्होंने वहां मेक शिफ्ट वहां जीरो को लैंड कराया, और उसके चलते ही एकदम हम्म। गया। और उसको ये लगा, क्योंकि अगर दौलत में भारत की प्रेजेंस बहुत हम्म। ज्यादा इनिशियल हो जाएगी, जी। तो वो उसका काराकोरम जी। हाईवे है, जी। गठन करेगा। ठीक है। बिल्कुल समस्या। दत्ता साहब, मैं ज़रा आपसे चर्चा करूंगी। आपकी थोड़ी सी आवाज़ बेहतर तरीके से नहीं आ रही है और मैं चाहती हूं कि आप जो भी बात कहें हम उसको बहुत ही ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। एक बार फिर से थोड़ा आवाज़ को लेकर टेक्निकल इशू है, फिर से मैं आपके पास आऊंगी। इतने हम ज़रा चर्चा कर लेते हैं सर आपसे। हम लगातार अशोक जी इसको लेकर, बैठकों को लेकर बातचीत कर चुके हैं पहले भी, लेकिन बेनतीजा रहती हैं बैठकें। अब कैसे आप देखते हैं बैठकों को, और जो अब चीन की हिमाकत फिर से बढ़ रही है, ड्रोन के जरिए वो नजर रखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? क्या चीन अंदर ही अंदर कोई नई चालबाजी, कोई नई जालसाजी रचने की कोशिश में है? नहीं, देखिए, हमें तो तैयार रहना होगा। चीन की तरफ से कुछ भी वो कार्रवाई करने का प्रयास करे हम्म। तो हमें तो तैयार रहना होगा। ये तो पहले भी मालूम था, और अब 2017 में डोकलाम हुआ, 72-73 दिन का हमारा आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन रहा उनके साथ, पूजा जी। और फिर उसके बाद पिछले साल से हमने देखा, अप्रैल से वो करीब 50-60 हजार अपने वहां पर अब लेकर आए हैं, हम्म। लाइन ऑफ कंट्रोल में, लद्दाख, लद्दाख में। हम्म। और ये बिल्कुल उनकी जो कमिटमेंट है, देखिए, हमने 5 समझौते उनके साथ दस्तखत किए हैं 1993 से शुरुआत होकर। जी। देखिए, 1962 की जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद हमने 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी वहां पर गए थे, हम्म। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू किया, जो हम इसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर बात करते रहेंगे, परंतु जो अपनी लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल है, उसमें पीस और ट्रैंक्विलिटी, शांति और स्थिरता उसमें बनाए रखें। और उसके लिए था, कोई भी अपनी ये लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल पर ज्यादा जी। ट्रूप्स नहीं लेकर आएगा, ज्यादा टैंक, हम्म। आर्मरी, एयरक्राफ्ट वगैरह नहीं ले आएगा। हम्म। तो ये 5 अग्रीमेंट साइन हुए, समझौते हुए 1993, 1996, 2005, 2012 और 2013। तो ये सब चलता रहा ठीक तरीके से, काफी हद तक चलता रहा 2013 तक। और उसके बाद 2013 में उन्होंने पहली बार इधर से बड़ा इंकर्शन किया। छोटे तो होते रहते थे, हम्म। परंतु 2013 में जब उनके प्रधानमंत्री ली के शियांग यहाँ पर विजिट कर रहे थे हम्म। अप्रैल में, तो तब बड़ा यहाँ पर इंकर्शन हुआ। वो जल्दी सॉर्ट आउट हो गया। जी। 2014 में जब शी जिनपिंग आए, तब भी बड़ा इंकर्शन हुआ। बिल्कुल तो बिल्कुल। तब प्रधानमंत्री ने उनको बहुत सख्त, कड़े शब्दों में चेतावनी दी, तो हम्म। हम अपनी बायलैटरल रिलेशंस की पूरी तरीके से जो इनका पोटेंशियल है, उसको हम नहीं रियलाइज कर पाएंगे अगर यहाँ पर हमारे हम्म। जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर आप शांति और स्थिरता नहीं कायम करेंगे। तो वो वाला किस्सा भी खत्म हो गया। वो डेमचौक में आए थे ईस्ट लद्दाख में, वो किस्सा भी खत्म हो गया। जी। जी। 2017 में आपको मालूम है वहां पर डोकलाम में हुआ, और अब 2020 में यहाँ पर हुआ है। तो हम्म। देखिए, हमको तो पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो इरादा है, इप्संग पर वो बैठा हुआ है, चीन के फोर्सेस, हमारे जो
सोल्जर्स हैं उनको वो पेट्रोलिंग नहीं करने देता है। गोगरा का इश्यू सॉल्व हो गया है अगस्त में, और उससे पहले जो नॉर्थ साउथ बैंक है पेंगोंग लेक के, वो वाले सॉल्व हो गए थे उससे पहले फरवरी में। परंतु अभी दो बड़े बड़े मसले हैं, एक तो ये इधर हिपसांग का जी। और एक उधर हॉट स्प्रिंग्स का। और इसमें अब बातचीत चलती है, परंतु बिल्कुल उससे कुछ नहीं मालूम चल रहा है जो चीन किसी भी प्रकार से वहां पर इंगेजमेंट करने को राजी है। तो हमको वैसे ही अपनी पूरी तरीके से मुस्तैदी बनाकर रखनी पड़ेगी जी, और हमको कर रहे हैं कि हम अभी जो प्रधानमंत्री की दौरा हुआ अमेरिका में, वहां से सोफिस्टिकेटेड आर्मामेंट्स टेक्नोलॉजी, चाहे अपाचे हो, चाहे चिनूक हो, चाहे प्रीडेटर ड्रोन हो, P-8I हो, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हो, वगैरह वगैरह, ये सब हम वहां से ले रहे हैं। जी। और अपने को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं दैन्य तरीके से। बिल्कुल, और वो तैयारी अशोक जी दिख भी रही है कि चीन कैसे LAC के पास 50,000 सैनिकों की तैनाती कर रहा है, और यहाँ तक कि उनकी रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। ब्रिगेडियर साहब, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी, चीन के साथ मसले कैसे हैं वो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्योंकि भारत और चीन दोनों उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूरे देश की नजरें इन पर टिकी रहती है, कितना बिजनेस का दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट है वो हम सब जानते हैं। इस बीच आपको लगता है कि ये जो तनातनी है, इस तरीके की तलकी है, या फिर जो भी विवाद है वो बिजनेस पर भी इफेक्ट करता है क्या, या फिर जो हमारे द्विपक्षीय कामकाज हैं वो चलते रहते हैं और इसको साइडलाइन किया हुआ है दोनों ने? देखिए, एक नेशनल पावर के लिए या कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के लिए आपको चार चीजों की बहुत जरूरत है, या चार जो स्तंभ हैं उसमें सबसे पहले एक अच्छी हुकूमत, गुड गवर्नेंस, आपकी गुड ह्यूमन कैपिटल, आपकी गुड इकोनॉमी, और तीसरी गुड मिलिट्री पावर। ये चार चीजों की जरूरत पड़ती है। और आज की आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अगर पढ़ें तो उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ तौर से लिखा है कि आप ये देखिए, पहली जगह पे न्यूयॉर्क है, दूसरे स्थान पे लंदन है, जो बिजनेस सेक्टर्स हैं। शंघाई और बीजिंग दोनों दो स्थान नीचे उतर गए हैं। तो बिजनेस का इस पे काफी इम्पैक्ट पड़ा है। और जिस तरह की मजम्मत, जिस तरह की क्रिटिक विश्व स्तर को डिस्कार्ड किया जा रहा है, वो इस रिपोर्ट आया हुई है अखबारों में, वो बिल्कुल साफ करती है। देखिए, जापान ने 3.3 बिलियन का पैकेज दिया, वहाँ की जितनी उसकी इंडस्ट्री थी उनको बोला कि आप अनवाइंड करिए या वहाँ से अनपैक करके कहीं भी आप रिलोकेट कर सकते हैं। तो भारत की जो मुहिम है वो उन्होंने ये चीन को काफी महंगी पड़ेगी, क्योंकि देखिए चीन की जो इकोनॉमी थी उसका एक बहुत बड़ा जो कस्टमर बेस था वो भारत में था। और भारत के अंदर जो डेमोग्राफिक फुटप्रिंट है वो बहुत बड़ा है। तो ये चीन के लिए एक बहुत ही एक ऐसा स्टेप उन्होंने लिया है जो चीन खुद रिग्रेट कर रहा होगा। दूसरी चीज देखिए, चीन भारत को एक राइवल के रूप में देखता है। बिल्कुल। तो चीन का ये अनुमान रहा होगा या उसको कहा होगा, उसने सोचा होगा कि भाई मैं भारत पे किसी किस्म का प्रेशर डाल दूंगा तो शायद भारत किसी प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि अब वो सन 62 वाला भारत तो रहा नहीं है, हिंदू चीनी भाई। आज भारत इस स्थिति में है कि सामरिक तौर पे सैनिकों की जो हमारी जो डिप्लॉयमेंट है या जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है, वहाँ हम चीन को एक चुनौती दे सकते हैं। रही बात उसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की, तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में भी चीन कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं कि उसको एज है, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह की ट्रेनिंग है, हमारे यहाँ जिस तरह का जुनून है, जिस तरह का जज्बा है हमारे सैनिकों का, क्योंकि हमारे सैनिक बेट हार्डन्ड है, वो उस एरिया में 24/7 रहते हैं। इनके यहाँ कॉन्स्क्रिप्शन आर्मी है। आप ये देखिए कि चीन के जो सैनिक है, किसी के चल रहा है, किसी के कानों से खून निकल रहा है, क्योंकि वो एक्लिमेटाइज नहीं है, वो कॉन्स्क्रिप्शन है। चीन अब जो मलेशिया है, जैसे हमारे आप देखिए कैलाश नाइल के जो ऑपरेशन हुए थे उसमें एक बड़ी चीज उभर के आई थी, वो विकास पलटन जो हमारी थी उसने वो ऑपरेशन किया था। और उसमें ज्यादातर तिब्बत के जो लोग हैं या जो लद्दाख के लोग हैं वो ज्यादातर उसमें भर्ती किए जाते हैं या जो तिब्बत ओरिजिन के हैं। और चीन ने उसका मॉडल
उधार लेते हुए वहां तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में एक मिलिशिया का गठन किया है और उन्होंने आदेश दिए हैं कि तिब्बत में हर फैमिली एक बंदा, एक लड़का हाँ। जो तिब्बत मिलिशिया है उसमें भर्ती के भर्ती लिए होगा। चीज को बिल्कुल देगा। ब्रिगेडियर साहब, बहुत सही बात आपने कही, और जो सैनिकों की बात आपने कही, यकीनन वो चाहे बेशक न्यूमेरिकल उससे कम हो, लेकिन जो जज्बा है, जो हिम्मत है, और जो हमारे सैनिकों का एक तादाद भी है और जो जोश है, वो सब पर है। भारत और चीन के विवाद की, दरअसल भारत से मुकाबले के लिए चीन तिब्बत से निवेश के साथ साथ, जैसे हमारे ब्रिगेडियर साहब ने भी जिक्र किया, कि तिब्बत के लोगों को जबरन सेना में भर्ती भी करवा रहा है। क्या इससे बेनिफिट मिल पाएगा, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, क्या वाकई में जो अब हथकंडे चीन अपना रहा है, फायदा उससे कितना मिलने वाला है? और जैसे अब हम ये देख रहे हैं कि विश्व पटल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी चीन को धीरे धीरे, चाहे बिजनेस के लिहाज से हो या बाकी के लिहाज से हो, दरकिनार किया जा रहा है। मतलब जो उसकी एक मानसिकता रही है खुद एक तरफा काम करने की या फिर सब पर दबाव बनाकर चलने की, वो अब काम नहीं आने वाली किसी भी देश में। मैं आप ठीक कह रही हैं पूजा जी, क्योंकि उसमें अब वो समझता है जो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और भारत के बनिस्बत वो समझता है जो उसकी जो अर्थव्यवस्था है 5 गुना ज्यादा है, तो वो भारत के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभाव का दबाव डाल सकता है। और वो ये चाहता है, हालांकि कहता है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए उसे, परंतु उसे यूनिपोलर एशिया चाहिए। उसे वो चाहता है जो एशिया में उसके विरुद्ध खड़े होने लायक कोई और देश ना हो, और वो समझता है जो केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो उसका मुकाबला कर सकता है। इसीलिए भारत को वो, चाहे वो लद्दाख में हो और या अरुणाचल प्रदेश में, जैसे आपने कहा, वहां पर हमारे 93,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो एरिया है उसको वो हटाना चाहता है, उसको अपना बनाना चाहता है। परंतु हमने कह दिया जो ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है, आपने जैसे तो ठीक कहा, जो पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी हो रही है, क्योंकि जैसे उसने ये कोविड-19 के, एक तो उसके बारे में उसकी बहुत उसके ऊपर उंगलियां उठी हैं, जो वहीं से कोविड-19 की शुरुआत हुई, कोरोना वायरस वहीं से शुरुआत हुआ। और कल प्रधानमंत्री मोदी ने जब परसों जब उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में अपना संबोधन किया, तो उसमें भी उन्होंने चीन के विरुद्ध बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में, बिना नाम के, चीन के विरुद्ध उन्होंने कह दिया जो ये क्योंकि यूनाइटेड नेशंस इसका ओरिजिन नहीं ढूंढ पाया है, ये उसकी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी के बहुत ही बड़ा धक्का है। और दूसरा, हमने पिछले कुछ दिनों में सुना है जो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो वाला हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड बैंक में इसने, चीन ने बहुत ऐसी कारगरी करने का प्रयास किया है, उसको ऐसे मोड़ने तोड़ने का प्रयास किया है जिससे का अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्षेत्र में उसका रिजल्ट ठीक आए। और फिर उसके बाद जो मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी जो उन्होंने कहा जो ये ओशन हैं वो पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल के लिए हैं, उसके दुरुपयोग के लिए नहीं है। और इसीलिए जो देश इसमें एक्सक्लूजन करना चाहते हैं या जो उसके ऊपर अपना पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं, एक्सपेंशनिज्म, विस्तारवाद की, वो नहीं चलेगी। तो इसीलिए पूरी दुनिया में, और अब देखते हैं उसकी अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं है। अभी अभी एवरग्रांड, उसकी जो रियल एस्टेट कंपनी है, वो अभी फेल हो रही है, और उससे चीन की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और दूसरा, अभी हम देख रहे हैं उसकी पावर जनरेशन की बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो ज्यादा कोयला और गैस नहीं प्रयोग करना चाहता। देखिए उसकी अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा। भारत को अपने आप को और मजबूत करना है, भारत को आपको अपनी अर्थव्यवस्था को और बहुत करना है। और जो हमारे और साथी देश हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे क्वाड देश है, और जैसे साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, उनके साथ संबंधों को और सुदृढ़ बनाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण अशोक जी बात कही। समय थोड़ा सा कम है, यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी विनोद जी। महत्वपूर्ण सवाल यही है कि कैसे निपटा जाए और कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो हमारी सीमाएं हैं वहां पर शांति बहाल हो, शांति प्रिय बना रहे, दोनों के जो नतीजे हैं वो शांति में रहें। देखिए पूजा जी, अशोक सज्जनार साहब ने बड़े विस्तार से और बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया था कि जो हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे या जो
करार थे या जो हमारे हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे उनके साथ, वो चाइना उसके ऊपर यू टर्न ले लेता है। वो किसी करार को ना उसका एहतराम करता है, ना उसको मानने को तैयार होता है। और जब भी कोई किसी चीज पे हम नतीजे पे पहुंचते हैं तो वो गोल पोस्ट चेंज कर देता है। बिल्कुल। तो हमें अब चीन को ये बिल्कुल साफ कर देना चाहिए, और बल्कि साफ कर दिया गया है कि भारत अब इस तरह का कोई मिसएडवेंचर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस तरह का ट्रुप डिप्लॉयमेंट वहां किया गया है, जिस तरह फॉर्मेशंस को रीओरिएंट किया गया है, उनके जो टास्क हैं वो रीडिफाइन किए गए हैं, वो बिल्कुल चीन के लिए एक सिग्नल है कि भारत इस एरिया में या कहीं भी कोई भी एक ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेगा जिसमें ये देखा जाए कि चीन हिमाकत कर रहा है और हमारे जो बाउंड्रीज हैं उसमें वो घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। आप ये देखिए, ईस्टर्न इंडिया में भी भारत ने काफी एक एग्रेसिव रुख अपनाया है। और खासकर देखिए यातुम काउंटी जो है, आपकी जो युतांग है, चीमा है, रिंचेपांग है, वहां भारत ने अपना जो डिप्लॉयमेंट है उसको सघन किया है, अपना जो सर्विलेंस स्पेक्ट्रम है उसको सघन किया है। तो चीन के लिए ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि अब उसके लिए 1 इंच लेना भी जमीन बहुत भारी पड़ जाएगा। और भारत का जो एग्रेसिव डिफेंस पोस्चर है वो चीन के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। और चीन अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर रहा है, अपना जो सैनिक है उनको वो एक्लिमेटाइज कर रहा है, जिससे वो वहाँ एक लंबे एंगेजमेंट के लिए तैयार रहें। हमारी सेनाएं तो वहाँ डटी हुई है, वो एक्लिमेटाइज है, वो बैटल हार्डेंड है। और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और हम बार बार यही बात कहते हैं कि भारत हर बार शांति का पक्षधर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, इतने डिटेल में विस्तार से आपने इस मुद्दे पर चर्चा की। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।